फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोज एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज कंडीशन है वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी मतलब होता है कहीं पर स्वेलिंग आना, कहीं पर सूजन होना। बाउल मतलब होता है हमारा इंटेस्टाइन का एरिया, वहां की बीमारी है। ठीक है, तो कहीं पर अगर स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आता है हमारी इंटेस्टाइन में, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। चलो अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईबीडी बोलते हैं, इज अ क्रॉनिक कंडीशन। ये बीमारी किसी को अचानक से नहीं होती है, सालों साल लगते हैं इसको। क्रॉनिक मतलब जो बीमारी अचानक से नहीं होती है, काफी लंबा टाइम लेती होने में, उससे हम बोलते हैं क्रॉनिक। आईबीडी क्या है? एक क्रॉनिक कंडीशन है, कैरेक्टराइज बाय, इसे हम कैसे पहचानेंगे? बाय ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है ना, जो देखो माउथ से शुरू होता है, एनस तक खत्म होता है। ठीक है, तो पूरा जो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है, उसमें अगर स्वेलिंग आती है, वहां पर इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम आईबीडी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस बीमारी में हो क्या रहा है कि हमारा जो जीआईटी है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहां पर स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग कैसी होगी? वहां पर या तो रेडनेस हो जाएगी, मतलब वहां पर वो सूजन आ जाएगी। ठीक है, और वहां पर रेडनेस छा जाएगी। ऑन गोइंग, लगातार वहां पर डिस्ट्रक्शन होता रहेगा, मतलब वहां की जो सेल्स है हमारी इंटेस्टाइन की, या फिर हमारे जीआईटी की जो सेल्स है, वहां पर उनका लगातार डिस्ट्रक्शन होता रहेगा। और ये बीमारी क्यों होती है, किस कारण होती है? क्योंकि ये एक इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है। कई बार जो हमारी खुद की इम्यूनिटी होती है, वो हमारी बॉडी के सेल एंड टिश्यू को मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। बहुत ही सिंपल देखेंगे हम, जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, ये मेनली हमारे जीआईटी ट्रैक्ट की बीमारी है। हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो माउथ से लेकर एनस तक होता है, उसकी बीमारी है। जिसमें क्या होता है कि हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, वहां पर स्वेलिंग आएगी, वहां पर रेडनेस आएगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो खुद की इम्यूनिटी है, वही क्या कर रही है? हमारे सेल एंड टिश्यू को मारना शुरू कर दे रही है, उनका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दे रही है। इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, अब ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, मेनली इसमें दो तरह की डिजीज हम पढ़ेंगे। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा है क्या है? क्रॉन्स। ठीक है, तो पहला चलो हम देख लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूकोजल इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम, कॉलन एंड सीकम। ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, ये मेनली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारे पूरे जीआईटी को नहीं छेड़ेगा, ये सिर्फ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगा। तो ये क्या है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। इसको कैसे पहचानेंगे? ये म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन कर देगा। देखो, जो हमारा पूरा का पूरा जो जीआईटी ट्रैक्ट है ना, उसकी 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। पहली लेयर होती है म्यूकोजा, फिर होती है सब म्यूकोजा, ठीक है, फिर होती है मस्कुलरिस लेयर, और फिर होती है एडवेंटिशियस लेयर, सिरोसा लेयर। ठीक है, तो ये हमारे ना जीआईटी की लेयर है। सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? म्यूकोजा, अंदर की लेयर, फिर सब म्यूकोजा, फिर है मस्कुलरिस, फिर है सिरोसा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अंदर की, सबसे अंदर की लेयर है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की, उसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। कहाँ पर? हमारे रेक्टम में, कॉलन में, सिकम में। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोगों को एनाटॉमी अच्छे से पता है, तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। यहाँ पर ये है रेक्टम, जहां पर स्टूल वगैरह इकट्ठा होता है। ठीक है, और यहाँ है डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जो आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, वो है डिसेंडिंग कॉलन। बीच वाला भाग जो है वो ट्रांसवर्स कॉलन है। ऊपर की तरफ जो है वो असेंडिंग कॉलन है। सीकम, सीकम कौन सा पार्ट है? जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट अटैच्ड होता है, उससे बोलते हैं सीकम। और लास्ट वाला भाग क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो एक वेस्टाइल ऑर्गन है। ओके, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये हमारी जो अंदर की लेयर होती है, म्यूकोजा लेयर, उसमें इन्फ्लामेशन कर देगा। और ये मेनली कहाँ होगा? हमारे रेक्टम में होगा, और हमारे पूरे के पूरे कॉलन में होगा। कॉलन 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन। ठीक है, तो पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, साथ में सीकम में भी होगा। कहने का मतलब है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है? देयर इज अ कंटिन्यूअस रेक्टम लीजन्स फ्रॉम रेक्टम टू प्रोक्सिमल। इसमें जो घाव बनेगा, जो स्वेलिंग आएगी, जो इन्फ्लामेशन होगा, वो लगातार होगा, मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। और ध्यान रखना इस बात का कि शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी? शुरुआत हमेशा रेक्टम से ही होगी। ठीक है, मतलब जो स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगी, इन्फ्लामेशन होगा, उसकी शुरुआत हमेशा रेक्टम से होगी, खासकर अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहेगा बिना किसी गैप के। ठीक है, इस तरह से नीचे से लेकर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, रेक्टम मतलब नीचे से लेकर ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ आएगा। और ये घाव लगातार कैसा बनेगा? कंटिन्यूस घाव बनेगा, लगातार यहाँ घाव बनेगा। ठीक है, फिर है इन्फ्लामेशन लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। ये सिर्फ ऊपर की जो दो लेयर्स है ना, उन्हीं में होगा, नीचे की लेयर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ म्यूकोजा एंड 4 लेयर है ना हमारी। देखो, मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे जीआईटी ट्रैक्ट की 4 लेयर है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा। ठीक है,
ये सिर्फ ऊपर के 2 लेयर में ही घाव बनेगा, ठीक है? वो घाव ज़्यादा डीप नहीं होगा, ये सिर्फ ऊपर के 2 लेयर में ही बनेगा। इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, सिर्फ ये हमारे म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा तक ही होगा, उसके नीचे ये घाव नहीं जाएगा। म्यूकोसा शोज सुपरफिशियल अल्सर, और हमें जो सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा लेयर, उसमें सुपरफिशियली हमको घाव देखने को मिलेगा। उसमें सुपरफिशियली हमको क्या देखने को मिलेगा? घाव। जो अंदर की लेयर है ना, जैसे 4 लेयर, ये म्यूकोसा हो गया, ये सब म्यूकोसा हो गया, ये मस्कुलरिस हो गया, फिर ये एडवेंटिशियस हो गया, ओके, सिरोसा हो गया। तो जो ऊपर की जो म्यूकोसा लेयर सबसे अंदर वाली, उसी में हमें क्या देखने को मिलेगा? छाले देखने को मिलेंगे, घाव देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल अल्सर होगा। जिस तरह से देखो हमारे मुंह में छाले होते हैं ना, तो अगर इसी तरह के छाले वगैरह या फिर स्वेलिंग वगैरह, रेडनेस वाले जो छाले होते हैं, अगर यही छाले हमारे इंटेस्टाइन में हो गए तो कैसा लगेगा? ओके, तो ये हमारी म्यूकोसा में सुपरफिशियली होगा। इंटरवेनिंग इंटेट म्यूकोसा में फॉर्म इन्फ्लामेटरी सूडो पॉलिप। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन है ना, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, ठीक है? कई बार क्या होता है इस बीमारी में, कई बार छाले बनते हैं, घाव स्वेलिंग आती है, फिर कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है। मतलब कई बार पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर रहेंगे, बहुत ज़्यादा घाव बन जाएगा, और कई बार ऐसा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में कि वो घाव अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर ये प्रोसेस बार-बार ऐसा होता रहेगा, छाले बन रहे हैं, फिर ठीक हो रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर ठीक हो रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो ऊपर की जो म्यूकोसा लेयर है ना, उसमें हल्की-हल्की स्वेलिंग आ जाएगी। उसको हम बोलते हैं सूडो पॉलिप, मतलब वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सूज जाएगी, उसको बोलेंगे सूडो पॉलिप। समझ आया? क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कई बार घाव बनता है, जिसको हम एक्सर्बेशन फेस कहते हैं, कि बीमारी बहुत सीवियर हो चुकी है और कई बार ये बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो अगर ऐसा लगातार होता रहा, तो म्यूकोसा की जो लेयर है सबसे ऊपर वाली, वो हल्की सी उसमें यहाँ पर सूजन आ जाएगी, हल्की सी वो स्वेल हो जाएगी, उसको बोलेंगे सूडो पॉलिप, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक और है, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो घाव है वो सिर्फ ऊपर की 2 लेयर में हो रहा है, मतलब म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में हो रहा है, ठीक है? वो सिर्फ किसमें हो रहा है? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में हो रहा है, नीचे के 2 लेयर में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई फिशर नहीं बनेगा। फिशर मतलब होता है कि क्रैक आना। दीवार में देखा होगा आपने, कोई क्रैक आता है ना, अगर घाव ऐसा डीप जाएगा तो एक क्रैक आ जाएगा, ठीक है? बट यहाँ कोई क्रैक नहीं आएगा, कोई फिस्टुला नहीं बनेगा। फिस्टुला मतलब होता है जब एक हमारा ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़ता है, उससे फिस्टुला बोलते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई फिस्टुला बनता ही नहीं है। इन्फ्लेमेशन कंटेन न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड क्रिप्ट, ठीक है? कई बार सूजन के कारण क्या होता है, जो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी सेल इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिप्ट, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्ट बोलते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं भाई क्रॉन्स डिजीज क्या होती है। आईबीडी का दूसरा वाला डिजीज क्रॉन्स, ठीक है? तो क्रॉन्स की जो बीमारी है ना, वो हमारे पूरे के पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में होगी। जीआईटी ट्रैक्ट हमारे माउथ से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? हमारे एनस तक खत्म होता है। तो क्रॉन्स वाली जो बीमारी है वो हमारे पूरे के पूरे जीआईटी को ही अफेक्ट करेगी। अभी हमने पढ़ा था जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो सिर्फ लार्ज वाले इंटेस्टाइन में होगा और कहीं नहीं होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। बट क्रॉन्स में आपको ध्यान रखना है कि वो हमारे पूरे के पूरे जीआईटी में होगी, ठीक है? तो चलो अब हम देख लेते हैं क्रॉन्स डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दैट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ जीआईटी। ये हमारे जीआईटी के किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकता है, मतलब कि ये हमारे माउथ से लेकर एनस तक कहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व स्मॉल बाउल, ठीक है? बट ध्यान रखना है कि जो क्रॉन्स डिजीज है वो माउथ से एनस तक कहीं भी हो सकता है, बट ज्यादातर 95% लोगों में ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस वाले भाग में होता है? टर्मिनल इलियम में होता है। कहाँ होता है? टर्मिनल इलियम। अब देखो डायग्राम हम समझिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? यहाँ से जो पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। फिर बीच वाला भाग क्या होता है? जेजुनम, ठीक है? जेजुनम। और सबसे लास्ट जो यहाँ सीकम से अटैच्ड होता है, सीकम किसका पार्ट है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसको बोलते हैं टर्मिनल इलियम। तो हमारे इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है टर्मिनल इलियम। तो क्रॉन्स की बीमारी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के किस वाले भाग में अधिक होती है? टर्मिनल इलियम वाले भाग में अधिक देखने को मिलती है। वैसे जो क्रॉन्स है वो माउथ से लेकर एनस तक कहीं भी हो सकता है, बट ज्यादातर लोगों में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। उसमें से भी कौन से भाग में? टर्मिनल इलियम में देखने को मिलता है, ओके? अब देखो स्किप लीजन्स, इसमें जो घाव बनेंगे वो छोड़ छोड़ कर बनेंगे। स्किप मतलब होता है कहीं पर घाव है, कहीं पर नहीं है। सपोज यहाँ से घाव होना शुरू हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर तो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, फिर ये वाला भाग बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला भाग बिल्कुल हेल्दी है, फिर वो घाव यहाँ बनना शुरू हो गया। फिर यहाँ से ये वाला भाग बिल्कुल हेल्दी है, फिर वो घाव यहाँ बन गया। तो एक तरह से स्किप पैटर्न आ रहा है।
छोड़-छोड़कर घाव बन रहे हैं, स्वेलिंग कैसी हो रही है, कहीं पर हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, कहीं पर हेल्दी है, कहीं पर अनहेल्दी है, तो ये स्किप फॉर्म में आएगा, ठीक है? यहाँ पर घाव कंटिन्यू नहीं बनते हैं, यहाँ पर घाव कैसे बनते हैं? स्किप फॉर्म में बनते हैं। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मतलब ऐसा इन्फ्लेमेशन जो हमारे चारों ही लेयर में जाएगा। ये ट्रांसम्यूरल मतलब होता है ऐसा इन्फ्लेमेशन ऐसा जहां पर अल्सर बनेगा जो हमारे चारों लेयर को ही अफेक्ट करेगा। इसे बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब है हमारी जो म्यूकोजा लेयर है, जो हमारी सब म्यूकोजा लेयर है, जो हमारी मस्कुलरिस लेयर है, जो हमारी सिरोसा लेयर है। तो जब इन्फ्लेमेशन जब अल्सर बहुत ही डीप जाता है और हमारे चारों लेयर में घाव बनाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। फिशर एंड डीप अल्सर। फिशर मतलब होता है इस तरह से घाव बन जाना, ठीक है? फिशर मतलब होता है एक लॉन्गिट्यूडनल कट बन जाना, ठीक है? एक लॉन्गिट्यूडनल घाव हो जाना फिशर और डीप बहुत ही गहरा वहां पर अल्सर बन जाता है। फिर है सर्पिजिनस अल्सर। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्नेक लाइक अपीयरेंस इन अल्सर का। सर्पिजिनस क्यों बोला है? क्योंकि ये अल्सर बहुत ही डीप जा रहे हैं, हमारी चारों लेयर में घाव बना रहे हैं। तो अगर हम इनको देखेंगे तो इसका अपीयरेंस ऐसा लगेगा कि जैसे कोई स्नेक हो, जैसे कि सांप हो, ठीक है? तो इनका अपीयरेंस देखने में कैसा लगता है? स्नेक लाइक अपीयरेंस लगता है, जैसे कि कोई सर्पेंट हो, स्नेक हो। सर्पिजिनस अल्सर बोलते हैं। फिर है कोबाल स्टोन अपीयरेंस। कोबाल स्टोन होता है जब पत्थरों की रोड बनती है जिसमें अलग अलग हम स्टोन्स लगाते हैं, रोड बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोबाल स्टोन। समुद्र के किनारे हमें अलग अलग पत्थर देखने को मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं कोबाल पत्थर, ठीक है? कोबाल स्टोन। तो यहाँ पर हमें अपीयरेंस मतलब देखने को ऐसा लगेगा जैसे कि कोबाल स्टोन इसका अपीयरेंस है। क्यों? क्योंकि कई बार अल्सर कैसे फॉर्म में? स्किप फॉर्म में, मतलब यहाँ पर अल्सर बन रहे हैं, फिर बीच में हेल्दी है, फिर बन रहे हैं, फिर हेल्दी पार्ट है, फिर बन रहे हैं, फिर हेल्दी है। तो बीच में जो लेयर है ना म्यूकोजा लेयर, इसमें हल्की बहुत यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है? जब अल्सर मैंने बताया था क्रॉन्स में क्या होता है? स्किप अल्सर्स बनते हैं, मतलब कहीं पर अल्सर बनेंगे, कहीं पर नहीं बनेंगे, ठीक है? यहाँ पर बन रहे हैं, फिर बीच में हेल्दी पार्ट है, फिर बन रहे हैं, फिर हेल्दी है। तो कहीं पर बन रहे हैं, कहीं पर नहीं बन रहे हैं। तो जो बीच की म्यूकोजा लेयर है इसमें इस तरह से यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि कोबाल स्टोन है, मतलब जो पत्थर होते हैं उस तरह की रोड, ठीक है? उसे बोलते हैं कोबाल स्टोन अपीयरेंस आ जाएगा। फिर है इंटेस्टाइनल वॉल थिकेंड एंड बिकम नैरो। यहाँ पर क्या होगा? क्रॉन्स में जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसमें पूरी तरह से यहाँ पर सूजन आ जाएगी, ठीक है? इंटेस्टाइन की वॉल काफी थिक हो जाएगी, तो जो अंदर का रास्ता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है? अगर हम वही बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो यहाँ पर सूजन इस तरह से आती है कि जो अंदर का एरिया है वो यहाँ पर वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है अंदर का एरिया और स्वेलिंग बाहर की तरफ आती है, ठीक है? बट क्रॉन्स में क्या होता है? स्वेलिंग इस तरह से आती है कि इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो बिल्कुल थिक होनी शुरू हो जाएगी, मोटी होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो अंदर का एरिया है बिल्कुल नैरो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है? अब देखो हम पढ़ लेते हैं इसकी इटियोलॉजी। किस कारण से किसी भी पर्सन में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, उसके कारण क्या है? पहले हम पढ़ लेते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में मैंने बताया था मेन क्या है? जेनेटिक, ठीक है? जेनेटिक फैक्टर एज सर्टेन जीन्स रेगुलेट इम्यून रिस्पांस। जिन लोगों में जीन्स की गड़बड़ी होती है, हमारे जो क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उनका काम है हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना। हमारी कुछ जीन्स ऐसी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके रखती है, उसको कंट्रोल करके रखती है ताकि वो हाइपर एक्टिव ना हो, ठीक है? कुछ जीन्स क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करके रखती है ताकि वो हाइपर एक्टिव ना हो। तो जेनेटिक फैक्टर एज सर्टेन जीन्स रेगुलेट इम्यून रिस्पांस। मेन जो कारण है वो जेनेटिक है, ठीक है? मेन कारण क्या है? जेनेटिक है और ऑटो इम्यून है। तो कुछ लोगों में क्या होता है? ये जो जीन्स है इनमें परिवर्तन हो जाता है, इसे बोलते हैं म्यूटेशन। कुछ लोगों में जीन्स में बदलाव आता है, उसकी वजह से होता है। एंड इंटेस्टाइनल प्रोटेक्शन, देखो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कुछ जीन्स ऐसी होती है जो हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करके रखती है और हमारी इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करती है, मतलब उसकी इंटीग्रिटी को बचा के रखती है। हमारी इंटेस्टाइन कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है, कहीं पर इसमें कोई घाव नहीं है, इसकी एक सुरक्षा कवर है, इसका एक अपना इंटीग्रिटी है। तो जीन्स ने इस इंटीग्रिटी को मेंटेन करा हुआ है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करके रखती है ताकि वो हाइपर एक्टिव ना हो। बट अगर कुछ लोगों में जीन्स में बदलाव आ जाएगा, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, कुछ चेंजेस आ जाएंगे जिसको हम बदलाव बोलते हैं, तब ये इंटेस्टाइन की बीमारी हो सकती है। क्योंकि जैसे जीन में परिवर्तन आएगा तो जीन्स क्या करेगी? इम्यून सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और हमारे इम्यून सिस्टम में हमारे सेल को ही अटैक करना शुरू कर देगी। जैसे कि कौन कौन से जीन्स होते हैं? NOD2 होता है, इंटरल्यूकिन 23 रिसेप्टर होता है। दूसरा कारण क्या है? ऑटो इम्यून रिएक्शन, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिसफंक्शन हो गया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्यों होती है? क्योंकि हमारी खुद की ही इम्यूनिटी, हमारी खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे सेल एंड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो कुछ लोगों में ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, मतलब अपनी ही खुद की इम्यूनिटी, खुद की ही बॉडी के सेल एंड टिश्यू को मारना शुरू करते हैं, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो इम्यून सिस्टम यहाँ पर डिसफंक्शन हो रहा है। द इम्यून सिस्टम एब्नॉर्मली अटैक्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड कॉजेस पर्सिस्टेंट इन्फ्लेमेशन। जो अंदर की लेयर है ना, म्यूकोजा लेयर, देखो ये हमारा इंटेस्टाइन है, इसके अंदर की लेयर कौन सी? म्यूकोजा। फिर कौन सी लेयर है? सब म्यूकोजा। फिर है मस्कुलरिस, फिर सबसे बाहर की लेयर क्या है? एडवेंटिशिया, जिसको हम सिरोसा बोलते हैं, ठीक है? सिरोसा एडवेंटिशिया। तो अगर हमारी
हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत हाइपर एक्टिव हो चुकी है, वो डिसफंक्शन तरीके से काम कर रही है। तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करेगी, एब्नॉर्मल तरीके से हमारी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा लेयर है, सबसे पहले कौन सी लेयर घाव झेलेगी, म्यूकोजा लेयर झेलेगी घाव, ठीक है। तो अगर हमारी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी हमारी म्यूकोजा लेयर का डिस्ट्रक्शन कर रही है, तो उससे क्या होगा, वहां पर लगातार अगर ऐसा होता रहेगा, परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, तो वहां पर लगातार इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन, रेडनेस हमारी म्यूकोजा की लेयर पे होता रहेगा। लगातार हमारी इम्यूनिटी अटैक कर रही है, तो सबसे जो अंदर की लेयर है हमारी जीआईटी ट्रैक्ट की या फिर हमारी इंटेस्टाइन की, उसमें लगातार अगर हमारी इम्यून सेल अटैक कर रही है, तो वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वो इन्फ्लामेशन लगातार होता रहेगा, ठीक है। फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे आसपास और हमारा किस तरह से वही रूटीन है। आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, हमारे बाउल में क्यों बीमारी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों का रूटीन अच्छा नहीं होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, अगर हम अपना डेली हम बहुत हाई फैटी डाइट ले रहे हैं, बहुत शुगर अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, फाइबर सैलेड वगैरह कम खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स कम खा रहे हैं, फाइबर कम ले रहे हैं, बहुत अधिक पॉल्यूशन में अगर हम रहते हैं, बहुत अधिक फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ केमिकल्स फ्यूम होता है, और ज्यादा हाइजीन भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। आपने देखा होगा जो फॉरेनर्स बच्चे होते हैं और जो इंडियंस बच्चे होते हैं उनमें काफी फर्क होता है। छोटे में हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप होती रहती है। इसीलिए इंडिया के बच्चे अगर मिट्टी में खेल ले या फिर गाँव में रहते हैं, कुछ लोग गार्बेज भी बीनते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती है। वहीं अगर हम ओवर हाइजीन करना शुरू कर दे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छे से बन नहीं पाती है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। इसीलिए जब फॉरेन के बच्चे यहाँ आते हैं तो अचानक से छोटी छोटी चीजों से बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक एक ना थ्योरी है, उसको बोलते हैं हाइजीन थ्योरी। उसमें ये दिया गया है कि एक्सेसिव हाइजीन भी क्या है, आईबीडी कॉज करता है, ठीक है। तो जो लोग बहुत अधिक फैटी डाइट ले रहे हैं, शुगर कंटेंट ज्यादा ले रहे हैं, फाइबर सैलेड वगैरह कम खा रहे हैं, पॉल्यूशन में रह रहे हैं, केमिकल्स फ्यूम के संपर्क में आ रहे हैं, उन लोगों में आईबीडी का खतरा है, ठीक है। फिर डिफेक्टिव इंटेस्टाइनल बैरियर, बैरियर, लीकी गट कंसेप्ट। लीकी गट मतलब जो हमारा गट है, गट हम किसको बोलते हैं भाई, गट हम बोलते हैं इंटेस्टाइन को। अगर इंटेस्टाइन लीकी हो गई है, लीकी मतलब वो कहीं से फट गई है, या वहां पर कहीं पर क्रैक आ गया है, या उसकी जो इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर खाली हो चुकी है। इंटीग्रिटी मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन है वो इंटैक्ट फॉर्म में, इंटैक्ट मतलब पूरी तरह से वो जुड़ा हुआ है, कहीं से भी उसमें लीकेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे इस ल्यूमन में होता है, कहाँ होता है, ल्यूमन में होता है। ल्यूमन मतलब होता है खाली स्पेस, ठीक है। किसी भी चीज का खाली स्पेस उसको हम बोलते हैं ल्यूमन, ओके। तो यहाँ पर देखो ल्यूमन मतलब ये होता है, मैं दिखा देती हूँ आपको क्या होता है ल्यूमन मतलब। जैसे ये सपोज, ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो है ये अंदर का क्या है, खाली स्पेस है। ऐसी खाली स्पेस हमारे इंटेस्टाइन में भी है, ओके। तो उसके अंदर हमारा क्या है, खाना वगैरह है, और हमारे खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज वहां रहते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया कभी भी हमारे सेल एंड टिश्यू के अंदर नहीं जाते। जो हमारी अंदर की लेयर है ना, म्यूकोजा लेयर, इसके अंदर सेल एंड टिश्यू है, ठीक है। क्योंकि सेल एंड टिश्यू में हमारे क्या होते हैं, हमारे इम्यून सेल होते हैं। तो यहाँ के बैक्टीरिया अगर गलती से हमारी इंटेस्टाइन की इंटीग्रिटी हट जाती है, टूट जाती है, फट जाती है, कट जाती है, तो यहाँ से जो बैक्टीरिया है हमारे ल्यूमन में, वो कहाँ जाएंगे, हमारे म्यूकोजा के जो सेल एंड टिश्यू है वहां जाएंगे, ठीक है। और हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, हमारी हेल्दी बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देगी, ठीक है। तो डिफेक्टिव इंटेस्टाइनल बैरियर, जिन लोगों का जो गट है उसमें डिफेक्शन आ चुका है, वो टूट चुकी है, उसका बैरियर हट चुका है, उसको बोलते हैं लीकी गट कंसेप्ट। फिर है अल्टर्ड गट माइक्रोबायोट्स, डिसबायोसिस फिनोमेना। डिसबायोसिस फिनोमेना मतलब ये होता है कि वही जो हमारे इंटेस्टाइन है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। अगर किसी कारण क्या है कि हम बहुत फैटी डाइट ले रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, फाइबर कम खा रहे हैं, पॉल्यूशन में बहुत अधिक जा रहे हैं, केमिकल्स फ्यूम है, हमारे जीन्स में कोई बदलाव है, तो उसके कारण क्या होता है, अगर बैड बैक्टीरिया का अमाउंट हमारे इंटेस्टाइन में अधिक हो जाएगा, तो हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे इंटेस्टाइन को घाव करना शुरू कर देगी, उसको मारना शुरू कर देगी। इसको बोलते हैं डिसबायोसिस फिनोमेना। जो फिनोमेना है बिगड़ गया है, ठीक है। जो गुड बैक्टीरिया है वो कम हो चुके हैं, बैड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ चुके हैं। हमारे इंटेस्टाइन में फूड के साथ साथ क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। इन दोनों का अमाउंट नॉर्मल होता है, बट अगर किसी कारण जो बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे इंटेस्टाइन के सेल एंड टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा। आप पढ़ लेते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीजें या ऐसे कौन से तत्व है जो इस डिजीज को ट्रिगर कर देते हैं, जो इस डिजीज की संभावना को अधिक बढ़ा देते हैं, उसे हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर। एज, ज्यादातर देखा गया है जो लोग 15 से 35 साल की एज में होते हैं उनमें आईबीटी की संभावना है। दूसरा पीक एज कौन सा है, 50 से लेकर 70 साल के एज ग्रुप में ये अधिक होने की संभावना है। फिर फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में ये बीमारी चली आ रही है, उसके पेरेंट्स को था, खासकर फर्स्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ। अगर फर्स्ट जनरेशन में किसी पेरेंट्स को बीमारी है तो आगे उनके बच्चों को आईबीटी का खतरा होगा, ठीक है। स्मोकिंग, जो लोग बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं उनमें खतरा है, बट कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो स्मोकिंग है वो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेशेंट को बोलो भाई स्मोकिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि स्मोकिंग से हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, और स्मोकिंग के कारण क्या होता है, क्रोन्स की बीमारी बढ़ जाती है। क्योंकि स्मोकिंग क्या करता है, ब्लड सप्लाई को कम कर देता है, जिसकी वजह से वहां घाव ढंग से भर नहीं पाते। तो
कुछ रिसर्च में पाया गया है कि स्मोकिंग के फायदे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, बट वहीं अगर हम पेशेंट को स्मोकिंग करने के लिए बोलेंगे तो उसको क्रॉन्स की बीमारी हो जाएगी, इसलिए स्मोकिंग के लिए पेशेंट को कभी बोलना ही नहीं है। ठीक है। फिर है स्ट्रेस। जो लोग बहुत अधिक स्ट्रेस लेते हैं उनमें आईबीडी ट्रिगर हो जाती है। ठीक है। आईबीडी स्ट्रेस क्या करता है, किसी भी बीमारी को बढ़ा देता है, ट्रिगर कर देता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता है, जिससे कि वहां पर जो अल्सर बना है, घाव बना है, वो ढंग से वहां पर हील नहीं हो पाएगा। अगर बॉडी में कहीं पर ब्लड जाएगा ही नहीं, ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो वहां पर जो घाव है वो अच्छे से हील नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर मेडिकेशन, जो लोग बहुत सालों से दवाइयों का यूज कर रहे हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को उत्तेजित करते हैं, ट्रिगर करते हैं। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाना भी काफी हार्मफुल है, और ज्यादा यूज करना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। फिर इथनिसिटी, मतलब कुछ ऐसी जनजातियां, कुछ ऐसे रेस ग्रुप जिनमें आईबीडी का खतरा बहुत अधिक होता है। ठीक है। आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का खतरा बहुत अधिक होता है, जैसे कि कौन सी वो जनजाति है जिनको बोलते हैं एस्केंजिया जूइस डिसेंट। वैसे भी आईबीडी ज्यादातर जो लोग बहुत ही ज्यादा हाइजीन करते हैं, बहुत ही रिच पीपल्स होते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन व्हाइट होता है और हाइजीन अधिक रखते हैं, या फिर जो लोग एस्केंजिया जूइस डिसेंट की जनजातियां हैं, उनमें आईबीडी अधिक देखी गई है। फिर आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब भाई ये बीमारी हमारी बॉडी में कैसे कैसे हो रही है, उसकी हम पैथोफिजियोलॉजी को यहाँ जान लेते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक तो मेन ही कारण है, मतलब उसके जीन्स में ऐसा परिवर्तन हुआ है, ऐसा बदलाव आया है कि जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम का कंट्रोल हट चुका है। क्योंकि हमारी कुछ जीन्स क्या करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करती है, ताकि वो कभी हाइपर एक्टिव ना हो। बट जिसके यहाँ पर जीन्स में ही गड़बड़ी है, जिसके जीन्स में ही म्यूटेशन है, उसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम में कंट्रोल खो देगा, डिक्रीज। ठीक है। यहाँ पर इम्यून सिस्टम का कंट्रोल हट चुका है। दूसरा मैंने क्या बताया था, जीन्स का काम क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन को बचाना, हमारे इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन देना, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। अगर जीन्स में बदलाव आ जाएगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन का प्रोटेक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब इंटेस्टाइन को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ऊपर से इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, अनकंट्रोल हो चुका है, वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक कारण ये। दूसरा, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, हमारे आसपास पॉल्यूशन है, बहुत ही फैटी डाइट हम ले रहे हैं, बहुत शुगर खा रहे हैं, सैचुरेटेड फूड्स खा रहे हैं, बॉडी में बिल्कुल भी हम फाइबर को नहीं डाल रहे। फाइबर मतलब होता है ग्रीन वेजिटेबल्स होना, सैलेड को खाना। ठीक है। तो उनमें भी आईबीडी बढ़ जाएगा, बहुत अधिक पॉल्यूशन भी इसका कारण है। फिर है अल्टरेट गट फ्लोरा, और अगर किसी व्यक्ति में जो बैड बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन में, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है। और जो गुड बैक्टीरिया है उसका अमाउंट घट जाएगा, तो कौन सी फिनोमेना हो जाएगी, डिसबायोसिस। और हमारी इम्यून सिस्टम सोचती है कि जो बैड बैक्टीरिया है उनको मारना है, तो हमारी इम्यून सिस्टम वहां आएंगी और हमारी इंटेस्टाइन को अटैक करना शुरू कर देती है। उसको बोलते हैं हम डिसबायोसिस फिनोमेना। क्या बोलते हैं, डिसबायोसिस फिनोमेना। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, इन सब कारणों से क्या होगा, इंक्रीज इंटेस्टाइनल परमिबिलिटी, हमारी जो इंटेस्टाइन की परमिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब अब हमारी इंटेस्टाइन लीकी होना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी, लीकी गट कंसेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सब कारणों से क्या हुआ, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी परमिबिलिटी, मतलब अब वो किसी भी चीज को परमिट कर दे रहा है, किसी भी चीज को अंदर आने दे रहा है, तो इंटेस्टाइन की परमिबिलिटी यहाँ बढ़ चुकी है। ये जो गट है इसकी इंटीग्रिटी खो चुकी है, टूट चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारा खाली स्पेस ल्यूमन है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो म्यूकस में भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और हमारी जो म्यूकोजा लेयर है उसमें सेल एंड टिश्यू है, और हमारे सेल एंड टिश्यू में हमारे क्या होते हैं, इम्यून सेल होते हैं। क्या होते हैं, इम्यून सेल। तो जैसे यहाँ से बैक्टीरिया हमारी म्यूकोजा में जो सेल एंड टिश्यू है उसके अंदर जाएंगे, तो हमारे जो वहाँ इम्यून सेल होंगे वो उसको मारना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब वो नहीं देखेंगे कि वहां पर गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया है, वहां पर हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, डिस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देगी। इन सब कारणों से क्या हुआ है, इंटेस्टाइन की परमिबिलिटी हट चुकी है। ठीक है। इंटेस्टाइन लीकी हो चुकी है, टूट चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फूड में जो गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, वो हमारे सेल एंड टिश्यू में घुस जाएंगे, और हमारे सेल एंड टिश्यू में क्या है, हमारे इम्यून सेल है। ठीक है। और हमारी इम्यूनिटी अब क्या करेगी, हमारे इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देगी, उसका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगी। ठीक है। अब बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स पेनिट्रेट टिश्यू, जो बैक्टीरिया है वो अपने केमिकल्स टॉक्सिन्स निकालना शुरू कर देगा टिश्यू के अंदर, और वो टिश्यू में धस जाएगा। ठीक है। टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाएगा। किसके टिश्यू में, जो अंदर की लेयर होती है ना हमारी, अंदर की लेयर कौन सी, म्यूकोजा। म्यूकोजा किससे बनी है, सेल एंड टिश्यू से बनी है। फिर है सब म्यूकोजा लेयर, फिर है सिरोसा, फिर है मस्कुलरिस लेयर, फिर क्या है, एडवेंटेशिया। पहली लेयर कौन सी, म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर है मस्कुलरिस, फिर है ट्रांस एडवेंटेशियस लेयर, और हमारा क्या है, ये इंटेस्टाइन है। तो यहाँ बैक्टीरिया है। ठीक है। यहाँ पर जो गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, अगर यहाँ पर ये इंटेस्टाइन लीकी हो चुकी है, टूट चुकी है, कट चुकी है, तो ये बैक्टीरिया कहाँ घुस जाएंगे, हमारे म्यूकोजा के सेल एंड टिश्यू में घुस जाएंगे। और सेल एंड टिश्यू में क्या है, वहां पर इम्यून सेल प्रेजेंट है। अब वो इम्यून सेल क्या करेंगे, हमारी म्यूकोजा की लेयर को खाना शुरू कर देंगे, वहां पर अल्सर और घाव बनाना शुरू कर देंगे। ओके। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो चुका है। ओके। ओवर एक्टिव हो चुका है। इंटेस्टाइनल एंटीजेंस आर बीन आइडेंटिफाइड एज हार्मफुल। अब हमारे खुद के ही इंटेस्टाइन के जो एंटीजेंस है, मतलब चाहे वो अच्छे बैक्टीरिया हो चाहे खराब बैक्टीरिया हो, एंटीजेंस मतलब होता है जो भी सब्सटेंस बाहर से आता है, तो हमारी इम्यूनिटी को लगेगा कि भाई ये बाहर का कोई पैथोजन है, बाहर का कोई बैक्टीरिया है, इसको मारो। ठीक है। जबकि वो हमारे खुद के बॉडी के बैक्टीरिया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाएगा, और हमारी इंटेस्टाइन के जो एंटीजेंस है उनको मिस आइडेंटिफाइड कर देगा। ठीक है। उनको मारना शुरू कर देगा, उनको हार्म पहुंचाना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो चुकी है, एक्टिवेशन। फिर यहाँ पर क्या आएंगे, हमारे टी हेल्पर सेल आएंगे, डब्ल्यूबीसी के जो टी हेल्पर सेल्स है वो आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। जैसे यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स आएंगे,
TH1 एंड TH17 हमारे आते हैं क्रॉन्स वाले डिजीज में, ठीक है। जिन लोगों को क्रॉन्स की बीमारी होती है उनमें कौन कौन से WBCs यहाँ निकलते हैं, TH1 एंड TH17 निकलते हैं, जबकि जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है उनमें क्या निकलता है, TH2 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब और भी हमारे हेल्पर सेल आने शुरू हो जाएंगे, और ये हेल्पर सेल जब भी वहां पर बैक्टीरिया को मारेंगे या सेल एंड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये यहाँ पर कुछ केमिकल्स निकालते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बोलो चाहे केमिकल्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और जब भी हमारे बॉडी के WBCs जो टी हेल्पर सेल है वो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स निकालेंगे, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स निकालेंगे, तो पेशेंट के अंदर कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेशेंट को स्वेलिंग वहां पर होगा, पेशेंट को वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा एब्डोमेन में, उसके वहां घाव बनने शुरू हो जाएंगे, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से केमिकल्स हमारे जो हेल्पर सेल्स वो निकालते हैं ट्रांस नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, जिससे कि पेशेंट को बुखार आता है। कुछ वो इंटरल्यूकेन्स निकालते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरफेरोन निकालेंगे, जिसकी वजह से क्रोनिक इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, लगातार इंटेस्टाइन में वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, और पेशेंट को अगर लगातार ऐसा होता रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, तो पेशेंट को वहां पर IBD इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन से यहाँ लक्षण देखने को मिलते हैं। भाई अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो कौन कौन से उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, कह रहा है कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हमने उसको डायग्नोस करा और उसको क्या निकला, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले बंदे में, पर्सन में हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पेशेंट को डायरिया होगा, डायरिया मतलब होता है लूज मोशन, क्रोनिक। पेशेंट कहेगा जी मुझे बहुत लंबे टाइम से मुझे डायरिया हो रहा है, और जब मैं डायरिया लूज मोशन कर रहा हूं तो उसमें ब्लड आ रहा है। इंपॉर्टेंट साइन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेशेंट जरूर बोलेगा कि मुझे लंबे टाइम से डायरिया हो रहा है और उसमें लगातार क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड का आना किसका इंपॉर्टेंट साइन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। फिर स्टोटोरिया, पेशेंट कहेगा जो मुझे स्टूल आ रहा है वो बहुत ही ग्रीसी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो फैट है उसका ढंग से वहां एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा है। साथ में एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी म्यूकोजा जो अंदर की लेयर है ना, उसमें गोबलेट सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं, गोबलेट सेल। तो जब भी हमारी म्यूकोजा लेयर में घाव बनेगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो ये गोबलेट सेल है, इनका काम क्या है, म्यूकस निकालना। इनका काम क्या है, म्यूकस निकालना। तो जब भी हमारे म्यूकोजा लेयर में इन्फ्लामेशन होगा, तो जो गोबलेट सेल है वो वहां अधिक से अधिक म्यूकस बनाना शुरू कर देंगे, और ये म्यूकस हमारे कहाँ आएगा, हमारे स्टूल में आएगा। तो पेशेंट को स्टोटोरिया कंडीशन रहेगी ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन, क्योंकि लगातार यहाँ पर म्यूकोजा लेयर में इरिटेशन है। तो गोबलेट सेल ने क्या करा, म्यूकस प्रोड्यूस करा, जिसके कारण पेशेंट की पॉटी में या फिर उसके स्टूल में क्या आएगा, फैट आएगा। उसको बोलते हैं स्टोटोरिया। कैसे पहचानोगे, ग्रीसी फाउल स्मेलिंग स्टूल होगा। फिर है टेनिसमस, पेशेंट बोलेगा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट ढंग से खाली नहीं हुआ है, उसको बार बार बाथरूम जाने का, बार बार लूज मोशन करने का मन करेगा, क्योंकि उसके रेक्टम में स्वेलिंग है। मैंने आपको बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेशेंट के खासकर पहले स्वेलिंग कहाँ आती है, रेक्टम वाले भाग से ये बीमारी शुरू होती है। तो पेशेंट के अगर रेक्टम में बहुत ही कम स्टूल प्रेजेंट है, तब भी पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मुझे बार बार पॉटी करने या बार बार स्टूल पास करने जाना होगा, क्योंकि भाई उसके रेक्टम में स्वेलिंग है, वहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है, तो वो अब थोड़े से भी स्टूल को वहां पर होल्ड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को लगेगा उसका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, और लगातार पेशेंट बाथरूम जाता रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं टेनिसमस, मतलब अंदर से एक फीलिंग आना कि ढंग से मैंने स्टूल नहीं पास किया है, ठीक है। फिर एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। देखो, जो अगर हम वो पढ़ेंगे ना, एब्डोमेन का डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे एब्डोमेन में कौन सा ऑर्गन किस वाले पार्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा रेक्टम वाला भाग है वो खासकर हमारे किस तरफ आता है, लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। तो पेशेंट बताएगा कि मुझे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, क्रैम्पिंग मतलब जो मरोड़ वाला पेन है वो हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रहा है। फीकल अर्जेंसी, पेशेंट को बार बार लगेगा कि मुझे स्टूल पास करना है, अर्जेंसी रहेगी, क्योंकि स्टूल वहां रेक्टम में होल्ड ही नहीं हो पा रहा है, वहां की जो मसल्स है वो वीक हो चुकी है, वहां पर इरिटेशन हो रही है, वहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है। स्टूल पेशेंट को बार बार करने का मन करेगा, वो स्टूल को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगा। कई बार पेशेंट क्या करता है, स्टूल बाहर ही पास कर देता है, क्योंकि रेक्टम की मसल्स क्या हो चुकी है, इरिटेटेड हो चुकी है, उसमें सूजन है, अब वो स्टूल को होल्ड नहीं कर पाएगा और उसको इनकॉन्टिनेंस की फीलिंग होती है, मतलब वो स्टूल कई बार ऐसे ही पास कर देता है। फिर है फीवर, पेशेंट को बुखार आएगा, डिजीज के कारण उसकी हमेशा थकावट रहेगी, हमेशा कमजोरी उसके अंदर रहेगी। फिर है वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। देखो, वेट लॉस तो पेशेंट को होना ही होना है, क्योंकि ढंग से खाने का पाचन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और हमारा जो न्यूट्रिशन है, मेनली जो न्यूट्रिशन है वो हमारा कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में ही इन्फ्लामेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन में गड़बड़ी आ रही है, तो पेशेंट का वेट लॉस भी होगा और उसको भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि डायरिया की कंडीशन लगातार। फिर एनीमिया, पेशेंट के स्टूल में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसकी बॉडी में जो खून की मात्रा है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको ब्लडी डायरिया हो रहा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन यही होता है कि पेशेंट को स्टूल होता है और उसके स्टूल में हमेशा ब्लड आता है, ठीक है। पेशेंट को यहाँ पर एनीमिया की शिकायत रहेगी। फिर है डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, और क्योंकि इतना ज्यादा स्टूल पास कर रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, उसको लूज मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये हमारे डायरिया वाले स्टूल में निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा। अब देखो, अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको क्रॉन्स की बीमारी है, ठीक है। अब जिन लोगों में क्रॉन्स की बीमारी होती है, हमको पता है कि क्रॉन्स में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला भाग है, टर्मिनल इलियम, उसी में बीमारी होती है, ठीक है। और एक और बात, क्रॉन्स वाले जो पेशेंट होते हैं
उनमें बीमारी माउथ से लेकर एनस में कहीं भी हो सकती है, बट 95% लोगों में कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल इलियम भाग में होता है। इसमें पेशेंट क्या बोलेगा, कैसे उसके लक्षण आएंगे, क्रोनिक डायरिया, वो बोलेगा मुझे डायरिया है, मुझे स्टूल आ रहा है, बट मेरे स्टूल में ब्लड नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉन ब्लडी मतलब मेरा स्टूल जो है, डायरिया है, लूज मोशन से ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसको भी दर्द होगा, एब्डोमेन में दर्द होगा, बट कहाँ पर होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट, उसके राइट साइड में दर्द होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा टर्मिनल इलियम वाला भाग है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग है वो कहाँ आता है, राइट साइड में आता है, ठीक है। एब्डोमेन के जो 9 क्वाड्रेंट है ना, उसमें से कौन से वाले भाग में जो है इंटेस्टाइन का टर्मिनल इलियम आ रहा है, तो पेशेंट बोलेगा मुझे राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है। फिर है पेशेंट को बीमारी के कारण यहाँ पर हमेशा थकावट रहेगी, मेली सुस्ती रहेगी और उसका वेट लॉस होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजें हो रही है, अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह वहां एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट को वेट लॉस यहाँ होगा। स्टूटोरिया, यहाँ पर ही पेशेंट को क्या होगा, स्टूल जो आएगा वो बहुत ही ग्रीसी आएगा, उस स्टूल में फैट होगा, क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बट हमने पढ़ा है कि क्रॉन्स में क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इरिटेशन है, उसमें अल्सर है, उसमें इन्फ्लामेशन है, इसीलिए वहां से फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो वो सारा का सारा फैट हमारे कहाँ निकलेगा, स्टूल में निकलेगा। तो पेशेंट का जो स्टूल होगा बहुत ही बल्की होगा, ग्रीसी होगा, गाढ़ा होगा और बहुत ही बेकार वहां स्मेल आएगी, फाउल स्मेलिंग। फीवर, एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सबसे इंपॉर्टेंट, बुखार तो पेशेंट को आएगा ही आएगा, एनीमिया पेशेंट को होगा अगर उसके लूज मोशन में ब्लड आ रहा है तो। इसके अलावा क्रोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट साइन, पेशेंट के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन सिर्फ हमारे टर्मिनल इलियम में ही होता है। जो हमारे इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला भाग है टर्मिनल इलियम, वहीं पर ही विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो अगर टर्मिनल इलियम में ही अल्सर बन रहा है, वहां पर घाव बन रहा है, तो पेशेंट के अंदर विटामिन B12 की कमी देखने को मिलेगी। फिर है पेरी एनल डिजीज, उसका जो एनस वाला रीजन है, ठीक है, जो एनस वाला रीजन है वहां पर दर्द होगा। मैंने आपसे बताया था कि क्रॉन्स में क्या होता है कि जो घाव बनता है, जो अल्सर बनता है, वो चारों लेयर में बनता है, वो चारों लेयर को अफेक्ट करता है। तो वहां पर पेशेंट के एनस वाले भाग में ऐसे ऐसे फिशर, ऐसे ऐसे कट्स आपको देखने को मिलेंगे, फिशर देखने को मिलेंगे, वहां पर फिस्टुला बन जाएगा, ठीक है। फिस्टुला मतलब होता है जब हमारा एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से अटैच होता है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। या फिर हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग दूसरे भाग से जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। और पेशेंट के वहां एप्सिस, उसके एनस वाले भाग के इधर ना एप्सिस बनने शुरू हो जाएंगे। एप्सिस मतलब ऐसा फोड़ा या फिर ऐसा कुछ जहां पर पस का कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वहां पस भरना शुरू हो जाएगा, एप्सिस बनना शुरू हो जाएगा। फिर है फिस्टुला फॉर्मेशन। फिस्टुला मतलब होता है कि क्रॉन्स वाले पेशेंट में फिस्टुला देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो घाव बन रहा है बहुत ही डीप बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा छोटी जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ जाएगा, ठीक है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं फिस्टुला। अब कितने तरह के फिस्टुला बनते हैं, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से जुड़ना उसे फिस्टुला बोलते हैं। एंटेरो एंटेरिक मतलब जब हमारी एक आंत दूसरी आंत के अंदर धस जाती है, उसको बोलते हैं एंटेरो एंटेरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग दूसरे भाग में धस गया है, फंस गया है, उसको बोलते हैं एंटेरो एंटेरिक। एंटेरो वैसे नाम होता है, एंटेरो मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जाके जुड़ जाएगा, हमारे ब्लैडर से जाके जुड़ जाएगा, किससे जाके जुड़ जाएगा, ब्लैडर से, उसको बोलते हैं एंटेरो वेसिकल। एक होता है एंटेरो वेजाइनल, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग वेजाइना से जाके जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं एंटेरो वेजाइनल। ओके, फिर आप देखते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, ये क्या करती है, इसमें क्या होता है, हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के सेल एंड टिश्यू को मारना शुरू कर देती है। तो जो भी हमारी ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होती है, उसमें बॉडी में एक्स्ट्रा भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा पेशेंट के अंदर सिम्टम आएंगे, क्योंकि भाई जो हमारी इम्यून सेल है वो कहाँ रिलीज हो रही है, वो हमारे ब्लड में रिलीज हो रही है। तो ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, वो हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ में वो क्या करेगा, हमारे पूरे के पूरे बॉडी में जहां जहां ब्लड जा रहा है, वहां वहां हमारी जो इम्यून सेल है, वहां वहां वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, वहां वहां वो अपना घाव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर था ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और ये था क्रॉन्स, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं कि एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा और कहां कहां पर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, ब्लड में जो हमारी सेल है, हमारी ऑटो इम्यून जो सेल्स है, हमारी खुद की जो इम्यूनिटी है, वो क्या करेगी, हमारे हाथ पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगी, तो पेशेंट में आर्थराइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर स्किप लीजन्स, मतलब कहीं कहीं घाव बना देना हमारी बॉडी में, स्किप लीजन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो हम पेशेंट के जो हाथ और पैर है ना, वहां पर लाल लाल दाने होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो बॉडी ब्लड जो हमारी स्किन में सर्कुलेट हो रहा है, वो क्या करेगा, हमारी जो फैट की लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन कर देगा, तो पेशेंट की स्किन में लाल लाल धब्बे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उसके पैर में कहीं पर अल्सर बन जाएगा, कहीं पर फोड़ा बन जाएगा, कहीं पर घाव बन जाएगा। इसके अलावा जो हमारी सेल्स होती है, हमारी ऑटोइम्यून जो सेल्स होती है, वो हमारी आईज में भी जाएंगी और हमारी आई की जो लेयर होती है उसको
खत्म करना शुरू कर देगी, वहां पर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से पेशेंट में आईज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि पेशेंट को एपिस्क्लेराइटिस हो जाएगा, वहां पर वो स्केलेरिस लेयर में अपना घाव बना देगी। एपिस्क्लेराइटिस हो जाएगा पेशेंट को यूवाइटिस हो जाएगा, पेशेंट की आंखें लाल हो जाएंगी, पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। इसका मतलब होता है कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जहां से बाइल सिक्रेट हो रहा है, उसमें फाइब्रोसिस बन जाना, उसमें नैरोनेस हो जाना। जो हमारी इम्यून सेल्स होती है, अगर वो हमारी गॉल ब्लैडर वाली जो पाइप है उसमें डिस्ट्रक्शन करती है, तो वहां पर क्या होगा, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा और वहां से बाइल जो है वो अब कम निकलेगा। ठीक है, बाइल का काम क्या है बॉडी में, बाइल का काम है फैट का मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसमें से क्या निकलता है, बाइल निकलता है। पर अगर हमारी इम्यून सेल्स हमारी इस वाले डक्ट को हार्म पहुंचाती है तो बाइल अब नहीं निकल पाएगा, बहुत ही कम बाइल निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होगा, टॉक्सिक मेगा कॉलन होगा। टॉक्सिक मतलब जो हमारा जो कॉलन है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें सूजन आ जाएगी, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर स्टूल है, जो यहाँ पर खाना है, जो स्टूल है खाना है, वो आगे बॉडी से पास नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। अगर हमारा स्टूल इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता रहेगा तो धीरे धीरे वहां गैसेस का फॉर्मेशन होगा और वो क्या बन जाएगा, टॉक्सिक मेगा कॉलन, जिससे पेशेंट की आंत वगैरह फट सकती है। अगर इसका डायमीटर, इसकी चौड़ाई अगर 6 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, उसे बोलते हैं हम टॉक्सिक मेगाकोलन। क्या बोलते हैं, टॉक्सिक मेगाकोलन। फिर आते हैं क्रॉन्स में। अब क्रॉन्स में क्या है कि पूरा जो गट है, ठीक है, क्रॉन्स वाले पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं उनमें हम अधिक क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। क्रॉन्स वाले पेशेंट में बहुत सारे बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो क्रॉन्स की बीमारी है वो माउथ से लेकर एनस तक कहीं भी हो सकती है और हमारी जो इम्यून सेल है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को अटैक कर रही है। पहला क्या आएगा क्रॉन्स में, पेशेंट के मुंह में छाले भर जाएंगे, उसको बोलते हैं एप्थस अल्सर। क्रॉन्स वाले व्यक्ति को क्या होगा कि उसके मुंह में छाले आ जाएंगे, उन्हें बोलते हैं एप्थस अल्सर। फिर आर्थराइटिस, उसके जो जॉइंट्स है, चाहे वो घुटने के जॉइंट्स हो, चाहे फिंगर्स के जॉइंट्स हो, चाहे हाथ पैरों के जॉइंट्स हो, वहां पर आर्थराइटिस हो जाएगा, उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। फिर स्किप लीजन्स, स्किप लीजन्स मतलब लाल लाल धब्बे, लाल लाल रेड स्पॉट्स वगैरह हो जाएंगे हमारी स्किन पे, जिसको बोलते हैं एरिथमा नोडोसम। ठीक है, मैं डायग्राम यहाँ पर लगा रही हूँ। दूसरा है पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, मतलब पैर में कोई फोड़ा या पैर में कोई कहीं पर इतना बड़ा गैंग्रीन बन जाएगा या फिर घाव बन जाएगा कि वो बिल्कुल सूज जाएगा, पैर का जो आगे वाला भाग है वो बिल्कुल सूज जाएगा, वहां पर घाव बनना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। पेशेंट की आंखों में, ठीक है, ये हमारी इम्यून सेल क्या करती है, हमारी आंखों को भी इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को यूवाइटिस, आंखों में खुजली होना, एपिस्क्लेरस लेयर में सूजन हो जाना या फिर कंजक्टिवाइटिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है किडनी स्टोन, पेशेंट की पथरी हो जाएगी। पथरी क्यों होती है पेशेंट की, क्योंकि जब बाइल अच्छे से नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, पेशेंट की पथरी हो जाएगी। इसके अलावा पथरी होने का कारण क्या है, देखो जब भी हम खाना खाते हैं ना तो खाने में क्या है, कैल्शियम भी है, फैट भी है, ऑक्सलेट भी है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो ये फैट अब क्या करेगा, हमारे कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा। जबकि असल में होना क्या चाहिए कि कैल्शियम को किसका बाइंड होना चाहिए, ऑक्सलेट के साथ। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट से बाइंड होगा तो पथरी नहीं होगी, बट यहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन में लगातार फैट इकट्ठा हो रहा है, वो अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो फैट होगा वो कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा और ऑक्सलेट कहाँ जाएगा, हमारी किडनी में जाएगा, क्योंकि हमारे यूरिन में जो कैल्शियम है उससे बाइंड होगा। ठीक है, तो ऑक्सलेट फ्री हो जाएगा। अगर ऑक्सलेट फ्री होगा तो हमें पथरी बननी शुरू हो जाएंगी, किडनी स्टोन। इसके अलावा अगर पथरी ज्यादा बनेंगे तो किडनी फेलियर होने का चांसेस अधिक हो जाएगा। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलर विटामिन, और आपको पता है कि अगर बॉडी में फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है उनके पेशेंट में कमी हो जाएगी। कौन कौन से ऐसे विटामिन जो फैट में डिसॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से, ए डी ई के। ठीक है, अगर बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इन विटामिन की भी पेशेंट के अंदर क्या जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। ठीक है, क्या हम जांच करेंगे, किस तरह से हम जांच करेंगे कि हम पता कर सके पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर नहीं है, क्रॉन्स है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जेनेटिक बीमारी है, फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन किसी के मदर एंड फादर को अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उनकी पहली जो जनरेशन है, पहली आने वाली जनरेशन है, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट से पूछेंगे आपकी फैमिली में कभी किसी को क्रॉन्स था या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस था या फिर नहीं था, आप किस जगह काम करते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप डाइट खाना कैसे खाते हो, वो सारा हम कलेक्ट करेंगे, पास्ट की प्रेजेंट हिस्ट्री। फिजिकली देखो, जितने भी आपको मैंने सिम्टम बताया कि पेशेंट की आंखों में लाली हो जाएगी। ठीक है, आपको पेशेंट को फिजिकली भी ऑब्जर्व करना है कि उसकी बॉडी किस तरह से, पेशेंट वीक फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बुखार है या फिर नहीं है। इसके अलावा पेशेंट से पूछो कि भाई आपको डायरिया, लूज मोशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसमें स्टूल पास आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो फिजिकल अपीयरेंस हम देखेंगे। ठीक है, उसके एब्डोमेन में दर्द है या फिर नहीं है, क्योंकि एब्डोमेन में पेशेंट के क्या होता है, दर्द होता है। फिर है
उसको एर्थराइटिस, जॉइंट्स में कहीं दर्द है या फिर नहीं है, हाथ पैर में कोई लाल-लाल चपटे, धब्बे वगैरह है या फिर नहीं है, ठीक है? वो सारा आपको देखना है फिजिकली। अब हम कराएँगे पेशेंट का पहले ब्लड टेस्ट, क्योंकि हमें पता है भई कि पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लडी डायरिया हो रहा है, किसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेशेंट को लूज़ मोशन है जिसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है? किसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट का सीबीसी कराएँगे, सीबीसी मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, पूरे ब्लड की जाँच करना, ठीक है? पेशेंट के अंदर लो हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है? लो एचबी काउंट होगा। क्यों? क्योंकि भई पेशेंट को डायरिया हो रहा है, बहुत टाइम से लूज़ मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो रही है, क्रोनिक ब्लड लॉस। उसका बहुत लंबे टाइम से क्या हो रहा है, डायरिया की पेशेंट को शिकायत है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने बताया था कि पेशेंट को लूज़ मोशन होता है, उस लूज़ मोशन में ब्लड ही पास होता है, ठीक है? तो पेशेंट के अंदर लो एचबी पाया जाएगा। दूसरा, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, खुद के ही जो इम्यून सेल है वो अटैक कर रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है? डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे खुद की ही बॉडी को मार रहे हैं। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, मेडिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है? मतलब हाई डब्ल्यूबीसी हमको देखने को मिलेगा सीबीसी में, ठीक है? क्यों हाई डब्ल्यूबीसी? क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है। जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। फिर हाई प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी अधिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि बॉडी में बहुत ही लंबे टाइम से क्या है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है, सूजन आ रही है, ठीक है? उसके आंतों में, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में लगातार इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ज्यादा प्लेटलेट्स होना, थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब हम पेशेंट का कराएंगे एंडोस्कोपी। एंडो मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हम पेशेंट के अंदर डालेंगे और उसको हम स्कोपी करेंगे, उससे देखेंगे, ठीक है? 3 तरह की एंडोस्कोपी होती है। पहला है कोलोनोस्कोपी, ठीक है? नीचे हम रेक्टम वाले भाग से पेशेंट के अंदर एक पतली सी गाइड वायर डालेंगे। उस गाइड वायर में कैमरा होता है, एक टॉर्च होता है और उसको हम मॉनिटर पे देखते हैं कि भई आंतों के अंदर जब वो गाइड वायर जा रहा है, साथ में कैमरा अटैच्ड है, तो कहाँ-कहाँ पर म्यूकोसा के किस-किस लेयर में वहाँ पर स्वेलिंग आ रही है, किस तरह से वहाँ अल्सर बन रहा है, वहाँ पर कितनी स्वेलिंग है, कोई कट का फॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो कोलोनोस्कोपी हम कोलोनोस्कोपी एक तरह की एंडोस्कोपी है। इसकी हम जांच करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए और टर्मिनल इलियम वाले भाग को देखने के लिए, ठीक है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा भाग है टर्मिनल इलियम, उसको देखने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, रेक्टम को देखते हैं और सिग्मॉइड कॉलम को देखते हैं, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। अपर जीआई एंडोस्कोपी, पेशेंट के माउथ से हमने क्या करा है, एक फ्लेक्सिबल गाइड वायर डाला है और उसको हमने कहाँ डाला है, स्टमक का डाला है। माउथ टू स्टमक तक हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। अब देखो बायोप्सी, बायोप्सी हम कब लेते हैं, बायोप्सी मतलब होता है जब हम पेशेंट के अंदर एक कैथेटर डाल रहे हैं ना, तो साथ में हम क्या करेंगे, वहां से जो आंत है या फिर जहां भी अल्सर बना है, जहां भी सूजन आ रही है, वहां से छोटा सा सेल या फिर टिश्यू का सैंपल, एक हल्का सा मांस का टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है? उसको बोलते हैं बायोप्सी। और उसकी जांच हम कहाँ कराएंगे, उसको लैब में भेज देंगे। फिर वहां पता लगेगा कि भाई वो अल्सर कैसा बन रहा है, क्या वो कैंसर में परिवर्तित तो नहीं होगा, किस कारण वो अल्सर बना है, ऐसा क्या हुआ है, ठीक है? तो जब हम एंडोस्कोपी करा रहे हैं, उसी टाइम हम क्या करेंगे, बायोप्सी का सैंपल ले लेंगे, ठीक है? जब फ्लेक्सिबल गाइड वायर हम डाल रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो उसी से हम क्या करेंगे, छोटा टिश्यू का सैंपल ले लेंगे। तो इससे पूरा का पूरा कंफर्म होता है डायग्नोसिस। बायोप्सी भाई गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरा। एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी पूरा कंफर्म कराती है कि पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है या फिर नहीं है, पूरा कंफर्म होता है, ठीक है? इसके अलावा इमेजिंग स्टडी, देखो यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, आंत जो है हमारी इंटेस्टाइन जो है उसके ल्यूमन को देख रहे हैं। जब भी गाइड वायर जाएगा तो वो हमारे कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स के अंदर जाएगा। बट अगर हमको 3D इमेज देखनी है, पूरा इंटेस्टाइन किस तरह से दिख रहा है, ठीक है? या फिर हमारा पूरा जीआईटी ट्रैक्ट किस तरह से दिख रहा है, ठीक है? वहां पर कोई सिकुड़न है या फिर नैरोनेस है, कितना वाइड हुआ है, कितना इन्फ्लेमेशन बढ़ा है, अगर हमको 3D फॉर्म में देखना है तो हम पेशेंट की क्या कराएंगे, इमेजिंग स्टडी कराएंगे। इमेजिंग स्टडी में हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं एब्डोमेन का। इसके अलावा पेशेंट का सीटी, एमआरआई, एंट्रोग्राफी। एंट्रोग्राफी मतलब होता है कि पेशेंट को हम ऐसा कोई सब्सटेंस पीने के लिए देंगे जिसकी वजह से वो सब्सटेंस क्या करेगा, पूरे के पूरे जीआईटी ट्रैक्ट को कोट कर देगा। कोट समझ रहे हो? एक व्हाइट चॉक लाइक सब्सटेंस हम पेशेंट को पीने के लिए देंगे, वो क्या करेगा, इसको पूरी तरह से इसकी कोटिंग कर देगा, इसे पेंट कर देगा, ठीक है? इसमें पूरी व्हाइट कोटिंग हो जाएगी, ठीक है? तो उससे क्या हमें पता लगेगा, हमको पूरा का पूरा हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो अच्छे से हमको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है? कि भाई वो स्वेलिंग कितना हो रहा है, कहाँ पर सिकुड़ गई है आंत, कहाँ पर अल्सर हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, वो सारा हम सीटी, एमआरआई, एंट्रोग्राफी से देख पाएंगे। फिर स्टूल टेस्ट, मैंने कहा था कि पेशेंट के स्टूल में ब्लड आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम पेशेंट का स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन कराएंगे। स्टूल का कलर चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कैसा स्टूल है, वाटरी स्टूल है या फिर हार्ड स्टूल है। स्टूल कल्चर में हम क्या कराएंगे, पेशेंट के स्टूल में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जांच करने के लिए हम स्टूल कल्चर कराएंगे। और स्टूल काल प्रोटेक्टेड हम कब कराएंगे, देखने के लिए। देखो जब भी हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है ना, खासकर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, केमिकल निकालती है, ठीक है? अगर हमारी वहां पर आंत में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अगर डब्ल्यूबीसीज वहां है, खासकर कौन सी न्यूट्रोफिल्स वहां है, तो न्यूट्रोफिल्स एक तरह का सब्सटेंस निकालते हैं जिसको बोलते हैं काल प्रोटेक्टिन, ठीक है? अगर ये काल प्रोटेक्टिन पेशेंट के स्टूल में आता है, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हुई है, हमारी खुद की इम्यूनिटी ने वहां पर डिस्ट्रक्शन किया है, हमारी खुद की इम्यूनिटी ने वहां पर क्या करा, इन्फ्लेमेशन किया है।
इसलिए हम क्या करेंगे, स्टूल काल प्रोटेक्टिव टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अलावा पेशेंट को आप क्या करोगे, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कैसे लेंगे, आप ब्लड के थ्रू लेंगे, ठीक है। और उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, उसकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन की कमी है या फिर नहीं है, इसकी जांच भी करेंगे। पहला हम क्या करेंगे, ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब भी हमें कोई डिजीज होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हमारी जो आरबीसी होती है वो जल्दी से बैठ जाती है, जल्दी से सेटल डाउन हो जाती है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कितने तेजी से, कितने फास्ट तरीके से जो हमारी आरबीसी है वो सेटल डाउन हो रही है, वो बैठ रही है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। फिर है सी रेक्टिव प्रोटीन, कि हमारे ब्लड में कोई सी रेक्टिव प्रोटीन निकला है या फिर नहीं निकला है, जो कि हमारे इम्यून सेल्स निकालते हैं, वो देखने के लिए। इसके अलावा न्यूट्रिशन की पेशेंट के अंदर कमी हो जाएगी, उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, अच्छे से न्यूट्रिशन का, मेनली न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत है तो पेशेंट के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, उसके अंदर विटामिन B12 की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल इलियम वाले भाग में ही विटामिन B12 का फॉर्मेशन होता है, वहीं पर ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एस का क्या है, एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब जो हमारी इम्यून सेल्स निकालती है जब भी हमारी बॉडी में कोई ईस्ट वगैरह आएगा, ठीक है। इसका नाम ऐसा क्यों रखा, एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया क्यों रखा, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में इस तरह का ईस्ट आता है जिसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, उस इसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। तो हमारी बॉडी की सेल्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या करेंगी, एंटीबॉडीज निकालेंगी। उन एंटीबॉडीज का नाम क्या है, एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, जो कि इस ईस्ट के नाम के ऊपर ही पड़ा है, ठीक है। तो अगर ये वाली एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में होंगी, इसका मतलब कोई इंफेक्शन है। पैन का मतलब होता है पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज हमारे न्यूट्रोफिल्स निकालते हैं। जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, वो क्या करते हैं, इस तरह की एंटीबॉडीज निकालना शुरू कर देते हैं। ओके, आप पढ़ लेते हैं इसका ट्रीटमेंट, भाई किस तरह से हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे, उसको हम अच्छे से यहाँ पर ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट को दवाएं देंगे, ठीक है। कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, पहली मेडिसिन कौन सी, अमीनो सैलिसिलेट, जिसे 5-ASA बोलते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये खासकर हम जिन पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है उनमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में खासकर देते हैं। ये दवाइयां पेशेंट लंबे टाइम तक ले सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स काफी कम है। और ये दवाइयां कब देंगे, जब पेशेंट की डिजीज माइल्ड से मॉडरेट फॉर्म में, मतलब काफी सीवियर फॉर्म में नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन हो रहा है पेशेंट को, वहां पर दिक्कत आ रही है, माइल्ड से मॉडरेट फॉर्म में जब डिजीज है तो पेशेंट को हम कौन सी दवाइयां देंगे, अमीनो सैलिसाइलेट्स। इसके एग्जांपल है कौन कौन से, मेसालामिन या फिर सल्फासेलेजिन। कौन कौन से, मेसालामिन या फिर सल्फासेलेजिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, ये हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस की, बट इसको हम क्रॉन्स वाले पेशेंट में भी दे सकते हैं। फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, देखो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स काफी पावरफुल ड्रग्स है जब पेशेंट की डिजीज कंडीशन बिल्कुल एक्सर्बेशन फेज में, एक्सर्बेशन फेज होता है जब डिजीज अपने पीक लेवल पे, ठीक है, जब पेशेंट में बहुत ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको हम किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो चुका है, अल्सर का फॉर्मेशन बहुत हो चुका है, डिजीज अपने पीक कंडीशन में है, तभी हम पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स काफी पावरफुल ड्रग्स होती है, तो ये अचानक से क्या करेंगी, उस घाव को सही करना शुरू कर देंगी, अल्सर को ठीक करना शुरू कर देंगी, इन्फ्लेमेशन को तुरंत ही कम कर देगी, ठीक है। बट ध्यान रखिए कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम पेशेंट को लंबे टाइम तक नहीं देंगे, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसी डिजीज यहाँ पर ठीक हो जाती है उसको बोलते हैं रेमिशन पीरियड। जब डिजीज ठीक होनी शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं रेमिशन पीरियड। एक्सर्बेशन मतलब जब डिजीज बहुत ही सीवियर होती है, जब साइन एंड सिम्टम्स काफी हाई होते हैं, ठीक है, तो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स चलाएंगे। बट ध्यान रखना आपको इसको लंबे टाइम तक नहीं चलाना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। इसके एग्जांपल है प्रिडनासोन, ब्यूटोसनाइड एंड हाइड्रोकोर्टिजोन। अब आते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इसके नाम में पता लग रहा है कि जो हमारी इम्यून सेल्स को मॉड्यूलेट कर देंगे, उसको दबा देंगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जब ओवर एक्टिव होती है वो हमारी बॉडी को मारना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं ताकि वो ओवर एक्टिव ना हो। अगर हमारी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जाएगी तो हमारे इंटेस्टाइन के सेल एंड टिश्यू को मारना शुरू कर देंगी। इसलिए पेशेंट को कौन सी दवाइयां देंगे, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देंगे, जैसे कि एजिथ्रोप्राइन या फिर 6 मार्केटाप्यूरिन या फिर मिथोट्रेक्सिट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है। फिर है बायोलॉजिकल थेरेपी। देखो बायोलॉजिकल थेरेपी क्या होती है, ये हमारे लिए क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडी क्या होती है, जो हमको डिफेंस करती है। तो ये मोनोक्लोनल क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। तो अब नए नए फॉर्म की ड्रग्स मार्केट में आने लगी है ताकि वो आईबीडी को ट्रीट कर सके। तो अब बहुत तरह के बायोलॉजिकल थेरेपी है, ये तरह से क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। ये एंटीबॉडीज हमें बचाती है इन्फ्लामेशन से, सूजन से, अल्सर से। तो बहुत तरह के बायोलॉजिकल थेरेपी है, जैसे कि एंटी टीएनएफ एजेंट, इसका एग्जांपल है इन्फ्लक्सामैब। दूसरा एंटी इंटरग्रीन, ठीक है, इसका एग्जांपल है विडोलाजोम। एंटी इंटरलूकिन 12 एंड 23, इसका एग्जांपल है यूस्टिकानब, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर पेशेंट के कहीं पर पस हुआ है, मैंने कहा था कि उसके पेरी एनल एरिया में फिशर कट्स वहां बन जाते हैं, वहां पर पस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और अगर पेशेंट के पस इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, कहीं पर एब्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर सर्जरी के बाद पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन।
न्यूट्रिशन थेरेपी, क्योंकि पेशेंट को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पा रहा, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए पेशेंट के अंदर विटामिन, मिनरल्स और विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो उसको हम साथ में क्या देंगे? न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे। अब आते हैं सर्जरी। अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल पा रहा है, भई उसको दवाइयों से कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, डिजीज़ एकदम सीवियर फॉर्म में जा चुकी है, तो एट द लास्ट हम क्या परफॉर्म करते हैं? सर्जरी परफॉर्म करते हैं। पहली सर्जरी का नाम है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद एंड टोटल मतलब पूरी तरह से, प्रोक्टो मतलब होता है हमारा रेक्टम, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इस सर्जरी में क्या हुआ है कि पूरी तरह से पेशेंट का रेक्टम को निकाल दिया है। कोलेक्टोमी मतलब जो पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, सिग्माइड कोलन हो, ट्रांसवर्स कोलन हो, चाहे असेंडिंग कोलन है, वो सारा यहाँ पर हटा चुका है। टोमी मतलब रिमूव कर देना, ठीक है? तो प्रोक्टो मतलब हमारा रेक्टम निकाल चुका है, पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन निकाल चुका है, और इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, उसको पेट के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में लाए हैं और उसको वहां एक होल के थ्रू बाहर निकाल दिया है। इसको हम बोलते हैं स्टोमा, ठीक है? टर्मिनल इलियम वाले भाग को हमने एब्डोमेन के बाहर निकाला है, वहां पर एक छेद कर दिया है जिसको हम बोलते हैं स्टोमा। इस होल को हम क्या बोलेंगे? स्टोमा। और यहाँ पर हम एक बैग अटैच कर देंगे ताकि जो पेशेंट का स्टूल है वो इस बैग में इकट्ठा हो सके, ठीक है? इसको बोलते हैं इलियोस्टोमी बैग। क्या बोलते हैं? इलियोस्टोमी बैग। यूं मानो अगर पेशेंट का पूरा रेक्टम खराब हो चुका है, ठीक है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो चुका है, अल्सर बन चुका है, उसका पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन खराब हो चुका है, तो हम पूरे के पूरे रेक्टम को निकाल देंगे, उसके पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल देंगे। बस उसका हम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला भाग है इसको बोलते हैं टर्मिनल इलियम, उसको हमने क्या किया है? पेशेंट के लेफ्ट एब्डोमेन में बाहर निकाल दिया है, और वहां पर हमने एक होल क्रिएट कर चुका है, एक छेद क्रिएट कर चुका है, और वहां पर हमने एक बैग टांग चुका है जिसका नाम क्या है? इलियोस्टोमी बैग, ठीक है? अब जो स्टूल वगैरह उस बैग में इकट्ठा होगा, बट ध्यान रखिए जब भी यहाँ पर स्टोमा की केयर करें तो बहुत ध्यान से इसे केयर करनी है, क्योंकि यहाँ पर फिर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, ठीक है? तो इसको हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ना एंटायर कॉलन मतलब पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन सब निकाल चुका है, रेक्टम भी रिमूव कर चुका है, और हमने टर्मिनल इलियम वाले भाग को कहाँ लाया है? उसको परमानेंट इलियोस्टोमी कर दिया, ठीक है? फिर नेक्स्ट सर्जरी क्या है? रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद इलल पाउच एंड एनास्टोमोसिस, ठीक है? इसमें क्या हुआ? कॉलन, ठीक है, कॉलन को निकाला है, रिस्टोरेटिव, रेक्टम को भी रिमूव कर चुका है, और देखो इसमें हमने क्या किया है कि रेक्टम को भी निकाला है, कॉलन को भी निकाला है, बट यहाँ पर हमने क्या किया है? कोई भी पाउच क्रिएट नहीं किया है, ठीक है? हमने क्या किया है? स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल इलियम वाले भागों को क्या किया? हमने डायरेक्ट यहाँ पर एनएस से ज्वाइन कर दिया है। किससे ज्वाइन कर चुका है? एनएस से ज्वाइन कर चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल इलियम वाला भाग था, उसको एनएस से हमने स्टेपल कर दिया है, ठीक है? अभी तीन तरह से यहाँ पर स्टेपल होता है, तो ये तो डब्ल्यू शेप का पाउच यहाँ बनता है, या तो एस शेप का बनता है, या फिर जे शेप का बनता है। तो मेनली टर्म जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला भाग है ना, उसको हमने जे शेप में यहाँ पर क्या कर चुका है? एनएस से क्या कर चुका है? अटैच कर चुका है, ताकि पेशेंट जो स्टूल पास कर सके वो नॉर्मल तरीके से यहाँ स्टूल पास कर सके। इसके अलावा हमने लार्ज इंटेस्टाइन को और रेक्टम को यहाँ पर हटा चुका है, और पेशेंट के जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल भाग था उसको जे शेप में घुमा के, खासकर हम जे शेप की सर्जरी करते हैं, ठीक है? तो जे शेप में घुमा के उसको एनएस से अटैच कर चुका है, ताकि पेशेंट नॉर्मल तरीके से डेफिकेशन कर सके, नॉर्मल तरीके से स्टूल पास कर सके। जब तक यहाँ पर ये सूचर या फिर जो स्टेपल है वो अटैच नहीं होता, तब तक हम क्या करेंगे? एक और स्टोमा यहाँ क्रिएट कर देंगे, ठीक है? इस वाले भाग में स्टोमा क्रिएट कर देंगे, ताकि जब ये हील हो जाएगा, जब तक ये हील नहीं हो पाएगा तब तक पेशेंट स्टूल यहाँ पास कर सके, ठीक है? और यहाँ पर एक बैग अटैच कर देंगे, इलोस्टोमी बैग। जैसे यहाँ पर ये हील हो जाएगा तो पेशेंट नॉर्मल तरीके से स्टूल पास करेगा। इस बैग को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, ठीक है? बैग को हटा देंगे। फिर है सब टोटल। सब टोटल मतलब होता है जो भाग खराब हो चुका है उसको बोलते हैं सब टोटल भाग, ठीक है? इसमें हमने क्या कर रखा है? पूरे के पूरे इंटेस्टाइन को नहीं हटाया है, हमने क्या करा है? आधे से ज्यादा जो हमारा इंटेस्टाइन है जो खराब हो चुका है, आधे से ज्यादा उसको हमने हटा चुका है, और फिर पेशेंट की इलियोस्टोमी कर दी है। मतलब ये इमरजेंसी काइंड की सर्जरी है, ये फटाफट से करना है हमको सर्जरी। कोई इमरजेंसी है, पेशेंट को दिक्कत हो रही है, या अभी हम बाकी सर्जरी पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इमरजेंसी में क्या करते हैं? सब टोटल कोलेक्टोमी करते हैं। मतलब इंटेस्टाइन का सिर्फ हमने उतना ही भाग हटाया है जितना खराब हो चुका है, और बाकी हमने टर्मिनल इलियम वाले भाग को क्या किया है? लेफ्ट साइड में लेके आए, वहां पर स्टोमा क्रिएट किया, होल क्रिएट किया, और वहां पर एक इलियोस्टोमी बैग को अटैच कर दिया है, ठीक है? ये हम इमरजेंसी में करते हैं। फिर है रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस। देखो जो ऊपर की तीन सर्जरी ना, खासकर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में करते हैं, और जो नीचे की तीन सर्जरीज है वो हम कहाँ करेंगे? किन में करेंगे? क्रॉन्स वाले पेशेंट में ये सर्जरी देखने को मिलती है अधिक। ऊपर की तीन सर्जरीज जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए है, नीचे की तीन सर्जरी किसके लिए? क्रॉन्स के लिए। रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस, ठीक है? रिसेक्शन मतलब होता है, देखो मैंने बताया था कि जो क्रॉन्स में होती है बीमारी कैसे होती है? यहाँ पर बीमारी हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, फिर यहाँ पर ठीक है, हेल्दी पार्ट है, फिर यहाँ डिजीज हुई है, फिर हेल्दी है, फिर यहाँ पर अल्सर है, फिर यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है? जहां जहां डिजीज हुई है उस वाले भाग को हमने कट कर दिया है, ठीक है? जहां जहां इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ रखी है, अल्सर बना है, उस वाले भाग को कट कर दिया है, और बाकी भाग को हमने इससे जोड़ दिया है। इसको बोलते हैं रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस। मतलब जो खराब वाला भाग था उनको हटा दिया है, और जो बाकी हेल्दी एंड्स थे उनको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है? फिर स्ट्रक्चोप्लास्टी। स्ट्रक्चोप्लास्टी मतलब होता है, देखो हमने यहाँ पर क्या करा है? इसकी जो चौड़ाई है इसको कम नहीं करना है, इसकी विड्थ को हमने ऐसे रखना है, ठीक है? बना के। सपोज पेशेंट के यहाँ पर घाव रखा है,
ठीक है, यहाँ पर अल्सर बना है, तो यहाँ पर अब हम एक चीरा लगाएंगे, एक कट लगाएंगे। वो कट हम किस फॉर्म में लगाएंगे? लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। इस तरह से हम चीरा वहां लगाएंगे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, और उसको इस तरह से सिल देंगे। यहाँ पर मैं डायग्राम पेश कर रही हूँ, डायग्राम में समझ आएगा आपको, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में हमने चीरा लगाया है, और उसको ट्रांसवर्स फॉर्म में हमने क्या कर चुका है? सूचर कर चुका है, ठीक है। सूचर कैसे करा हमने इसको? ऐसे उठा के हमने क्या कर दिया? इसको सूचर कर चुका है। इससे क्या हुआ है? इससे क्या हुआ है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कम नहीं हुई है, ठीक है। फिर एब्सिस मैनेजमेंट, अगर पेशेंट के कहीं पर पस बन चुका है, कहीं पर घाव बन चुका है, तो अगर पस का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, फोड़े फुंसी और अल्सर बहुत ज्यादा वहां पस इकट्ठा हो चुका है, तो उसको हम ड्रेनेज के थ्रू, ठीक है, ड्रेन लगा के बाहर निकाल देंगे और साथ ही पेशेंट के एंटीबायोटिक्स चला देंगे ताकि वहां पर कोई भी इंफेक्शन ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट्स आप प्लीज जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।